तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि जनसंचार जो है वह किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से किया जाने वाला जो हमारा संचार का माध्यम है, जो जिसमें कि विशाल वर्ग से, बहुत बड़े समाज के विशाल वर्ग से हम अपने विचारों को या हमारे जो समाचार हैं, कोई न्यूज़ है, कोई विशेष जानकारी है या हमारे कोई टॉपिक हैं जिनको हम तकनीकी के माध्यम से बहुत बड़े वर्गों को प्रेषित करते हैं। और इसमें यह जनसंचार में बहुत सारे गेटकीपर होते हैं, द्वारपाल होते हैं जो इसमें कंट्रोलिंग करते हैं। इसके अब हम देखेंगे कार्य क्या है। सूचना देना जनसंचार का प्रमुख कार्य। हम इनके द्वारा हमको विभिन्न सूचनाएं प्राप्त होती हैं। शिक्षित किया जाता है, समाज को जागृत करने का जागृत करने का कार्य, जागृति का कार्य जो है ना, लोगों को शिक्षित करने का कार्य। अभी जैसे कोविड में विभिन्न सूचनाएं लोगों को दी जाती हैं, इस तरह से लोगों को सजग किया जाता है जनसंचार के माध्यम से। और इसके बाद जनसंचार का एक प्रमुख कार्य है मनोरंजन करना। टीवी, रेडियो, सिनेमा, संगीत, वीडियो, किताबें आदि। और समाचार पत्र में भी मनोरंजन का एक कॉलम रहता है। फिर एजेंडा तय करना, यानी किसी खास मुद्दे पर जो जनसंचार के माध्यम है, विभिन्न सूचनाओं या डिबेट, इनके जरिए एक एजेंडा तय करके उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं और उनके लिए विशेष कवरेज देते हैं। ये मुद्दे आम लोगों के बीच में चर्चा के विषय बन जाते हैं। इनको, उन मुद्दों को उठाना या चर्चा का विषय बना करके लोगों को उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए आमंत्रित करना और समाज को इस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करना, जिससे कि ये सरकार पर दबाव बनाते हैं या समाज पर दबाव बनाते हैं। समाचार पत्र और विभिन्न न्यूज एजेंसियां, चैनल आदि ये करते हैं एजेंडा तय करने का काम। फिर निगरानी करना, जनसंचार के माध्यमों से लोगों के कामों पर, संस्थाओं पर, सरकार पर निगरानी भी रखी जाती है। यदि कोई कुछ गलत काम करता है, सरकार कोई गलत काम करती है, कोई संस्था या संगठन में कोई गलत काम होता है, तो उसके बारे में जो उसकी रिपोर्टिंग है वह जनसंचार माध्यमों से, समाचार पत्र, टीवी, न्यूज़ चैनल, ये इसको, या इंटरनेट पर भी आते हैं, वीडियो वगैरह भी आते हैं। किसी के साथ ज्यादती हो रही है या कुछ गलत कार्य हो रहा है तो उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए जो जनसंचार के विभिन्न मंच है, जो उसमें विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श का भी एक प्रमुख मंच बन जाते हैं, जिसमें लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसके जरिए लोगों के विभिन्न विचार, विभिन्न जो लोगों के मुद्दे हैं वो लोगों के, जनता के सामने पहुंचते हैं। और मुख्य पृष्ठ पर भी संपादकीय होता है, उसमें लेखक अपनी राय व्यक्त करता है। इसी प्रकार से संपादक के नाम चिट्ठी में आम लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। इस प्रकार से जनसंचार विचार विमर्श का भी एक मंच बन जाता है। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास जो है बहुत प्राचीन समय से हो रहा है, लेकिन जो है देवर्षि नारद को हमने देखा पहले समाचार वाचक थे, जो धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। उसी तरह से महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के युद्ध के वर्णन को सुनाने के लिए संजय की कल्पना की गई है, परिकल्पना, जो अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती। हो सकता है उस समय ऐसा कुछ उनके पास साधन होगा कि वो उस दृश्य को आंखों से देख रहे थे और प्रत्यक्ष लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। महाभारत में संजय जो है लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे धृतराष्ट्र और गांधारी को।
इसी तरह से जन भावनाओं को राजभवन दरबार तक पहुंचाने का और जनता के बीच संदेश प्रसारित करने का जो बहुत सारे उदाहरण हैं, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि के समय विभिन्न शिलालेख आदि के द्वारा संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाया जाता था। सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं जिसमें उन्होंने जीवों के प्रति दया भाव और अहिंसा आदि के बारे में बहुत से संदेश लिखे हैं। इसी तरह से रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किया जाता था। संदेश पढ़े जाते थे नगाड़े पीट करके, उस समय जनता को संदेश बताए जाते थे। इसके लिए कर्मचारी रहता था जो संदेशों को गा गा के सुनाता था जनता को। इसी तरह से विभिन्न लोक माध्यमों की भी व्यवस्था होती थी। प्रागैतिहासिक काल से हमको विभिन्न गुफा चित्र है, कठपुतली, लोक नाटक, कथावाचन है ना, बहुत सारी लावणी आदि जो है, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि बहुत सारी जो विभिन्न लोक परंपराएं हैं, ये भी संवाद का प्रसारण का ही एक नमूना है। इसमें मनोरंजन के माध्यम से विभिन्न संदेशों को और जन जागरूकता को भी फैलाया जाता है। नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जनमत का निर्माण भी किया जाता है। इसी तरह से रेडियो, टीवी सभी बहुत से माध्यम है जो पश्चिम से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग बन गया है। अब पहले स्टेज पे नाटक होते थे, रंगमंच होता था, लेकिन अब टीवी सीरियल और अब नाट्य परंपरा एक प्रकार से टीवी सीरियलों में हो रही है। इसी तरह से विषय वस्तु उनकी भारतीय है, लेकिन उनकी भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और शासक वर्ग के लिए राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करना या जनता की भागीदारी बनाना भी ये जो संचार के माध्यम है यही तय करते हैं। कई बार बड़े बड़े जो साहित्यिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक जो परिवर्तन हो जाते हैं ये जनसंचार के माध्यमों से हो जाते हैं। राष्ट्र के निर्माण में, जनता के विचारों का परिवर्तन करने में भी जनसंचार के माध्यमों का बहुत अधिक प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण है, और जैसा समाज है वैसा ही साहित्य बनता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो जनसंचार के माध्यम है ये भी समाज को परिवर्तित करने में की क्षमता रखते हैं। अब कौन कौन से हैं हमारे जनसंचार के माध्यम? समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, प्रिंट मीडिया इसको बोलते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो प्रिंटेड रहते हैं। इसको देख लीजिए आप लोग। जिनके पास में बुक नहीं है आप लोग पूरी रीडिंग लगा लीजिए अच्छी तरह से। पढ़ लिया सबने? भारत में सबसे पहले जो है पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकला था 1780 में। उसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है, कलकत्ता से 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में ये निकला था। यह है आज़ादी के दिन का हिंदुस्तान का एक पेज, सरस्वती समाचार पत्र का एक पेज है, प्रेमचंद्र के हंस का पहला अंक, छोटी छोटी कटिंग है, मतलवाला का मुख पृष्ठ, विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी के विशाल भारत का। हिंदी भाषा के उत्थान में समाचार पत्रों का, उस समय के जो समाचार पत्र थे उनका और पत्रिकाओं का बहुत अधिक योगदान है। हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली जिनसे हिंदी भाषा का विकास हुआ।
इसके बाद बहुत सारे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय आदि जिन इन्होंने भी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं इनमें पत्रकार की भूमिका की। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राव, विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त आदि के ये प्रमुख पत्रकार हैं उस समय के। और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। उस समय जो पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख लक्ष्य था स्वाधीनता की प्राप्ति करना। बाद में धीरे धीरे अब ये राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की जगह अब ये धीरे धीरे व्यावसायिक हो गया है। पर इस समय तो जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं पूरी तरह से प्रोफेशनल है। मतलब उस समय जो पत्रकारिता थी वो एक मिशन थी, और आजादी के बाद अब ये प्रोफेशन बन गया है, मिशन नहीं है। बहुत सी पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई और अब बहुत से नए नए समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता रहता है। और इसके बाद तो अब ब्लॉग लिखे जाने लगे हैं, जो समाचार ऑनलाइन समाचार पत्र भी होने लगे हैं। प्रमुख समाचार पत्र ये हैं, है ना। इसके बाद एक संचार का प्रमुख माध्यम है रेडियो। रेडियो का अस्तित्व 1885 में जी मार्कोनी के सबसे पहले वायरलेस संदेशों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ध्वनि भेजी। उसके बाद रेडियो अस्तित्व में आया। सबसे पहले भारत में 1921 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। इसके बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इस समय आजादी के समय तक 9 रेडियो स्टेशन खुल गए थे। लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। इसमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के बाद पाकिस्तान के में चले गए। आज़ादी के बाद रेडियो बहुत ही ताकतवर माध्यम था। उस समय लोगों के पास टीवी नहीं थी, तो रेडियो जो था सबसे बड़ा सशक्त माध्यम था इसका अपना संचार का। आज आकाशवाणी से 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, और 96% आबादी के पास में आकाशवाणी की पहुंच है। 1993 में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत हुई। 1987 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केंद्र को सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय में सौंप दिया गया। इसके बाद में इसके लिए जो 1995 में कोर्ट का फैसला हुआ, उसमें कहा गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। और चूंकि रेडियो एक ध्वनि माध्यम है, तो सामुदायिक और या कम्युनिटी रेडियो केंद्र आ गए। अब तो बहुत सारे सैकड़ों निजी रेडियो स्टेशन भी हैं। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, डचे वेले, मॉस्को रेडियो, रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे विदेशी समाचार और विदेशी प्रसारणों को देखते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। बहुत बड़ा जाल हो गया है इसका। इसके बाद प्रिंट मीडिया के बाद में और रेडियो के बाद में वर्तमान का सबसे ताकतवर जो माध्यम है वो टेलीविजन आया। टेलीविजन में आवाज भी आ रही है और दिखाई भी देता है और शब्द भी दिख रहे हैं।
तो सारी रेडियो की और न्यूज़पेपर सभी को एक साथ अगर कहीं देखा जाए तो हमको टेलीविज़न में मिल जाता है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका मकसद क्या था? शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन करना। उस समय विभिन्न आसपास के गांवों में 2 टीवी सेट लगाए गए थे जिन्हें 200 लोगों ने देखा, दिल्ली के आसपास में। बाद में 1965 में भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाता था। इसके बाद में 1975 में और टीवी सेंटर खुले। 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी की सेवा का एक हिस्सा थी। 1976 में इसे अलग करके दूरदर्शन नाम दिया गया और 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। इसके बाद में 1980 में प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति के मुताबिक भारत में दूरदर्शन ने निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए ऐसा जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के उद्देश्य बताए गए: सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के अनेकों लोगों ने टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। टेलीविजन का विस्तार अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच में अनुबंध होने के बाद से हुआ। अब तो बहुत अधिक चैनलों की बाढ़ आने लगी है, रोज नए नए चैनल आ रहे हैं। इस समय भारत में लगभग 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनल आ रहे हैं। इसके बाद जनसंचार का सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। फिल्मों के द्वारा भी सूचना, ज्ञान, संदेश आदि परोक्ष रूप से लोगों को मिलता है। बहुत से लोग फिल्मों से बहुत कुछ सीखते हैं और करते हैं। जन क्रांति भी होती है फिल्मों के माध्यम से। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को है और 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पहली प्रमुख फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को है। यह फिल्म थी 1913 में बनी हुई राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद में 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद में भारतीय सिनेमा ने यथार्थ को गहराई से पकड़ करके आवाज देने की कोशिश की। मतलब पहले मुख्य फिल्म थी, बाद में इसमें आवाज डाली गई। इसमें पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त आदि फिल्मकार थे और सत्यजीत राय जैसे भी फिल्मकार थे। बहुत कुछ व्यावहारिक और अव्यावहारिक टाइप की फिल्में भी बनी। अन्याय के खिलाफ समस्याओं को जोड़ने के और जीवन की समस्याओं से संबंधित फिल्में अंकुर, निशांत, अर्धसत्य जैसी फिल्में भी बनी। इसके बाद में एक आंदोलन के रूप में पथेर पंचाली आदि जो है एक आंदोलन के रूप में फिल्में बनने लगी। इसके बाद धीरे धीरे लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। भारतीय फिल्मों में पारिवारिक प्रकार की फिल्में, पारिवारिक टाइप की फिल्में बहुत अधिक आती हैं।
विभिन्न समस्याएं, सामाजिक संदेश और जो बहुत सारी न्यूज़ होती है, सत्य घटनाओं पर आधारित भी बहुत सी फिल्में हैं। इसके बाद में फिल्मों के अभी वर्तमान में तो सबसे बड़ा, सबसे सशक्त जो जनसंचार का माध्यम है वह है इंटरनेट। ये ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय सभी के गुण हैं। इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। और जो इंटरनेट का जो दर्शकों का जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। फिल्म भी कुछ निश्चित लोग देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में एक लाइव टेलीकास्ट को बहुत सारे लोग एक साथ पूरे विश्व में देख सकते हैं। भारत में भी वही देख रहा है तो उसी समय अमेरिका में भी देख रहा है। कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से देख सकता है। तो इसमें हम सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर विभिन्न समस्याओं को, अपने मनपसंद की चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। केवल आप इसमें मूक दर्शक नहीं है, और इसमें अपनी प्रतिक्रिया भी बता सकते हैं। विभिन्न सवाल जवाब, बहस आदि में भी भाग ले सकते हैं। चैटिंग भी कर सकते हैं। ब्लॉग बना करके किसी समस्या पर बहस भी कर सकते हैं। खुद की पत्रकारिता भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं और हम सभी को विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। ऐसा लगता है इंटरनेट के कारण सारा जो विश्व है छोटे से गांव में से बढ़ गया है। विश्व की जो इतनी बड़ा विश्व था, जो अब इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही पास में, बहुत छोटा ही हो गई है दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है इंटरनेट ने। लेकिन अभी इंटरनेट के बहुत से दुरुपयोग भी हो रहे हैं। जनसंचार के माध्यमों के बिना आज तो हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में जो कोरोना का समय चल रहा है तो सारा कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। तो ऑनलाइन और जनसंचार के माध्यम से ही सब कुछ हम कर रहे हैं। अब छिपे हुए कैमरे भी हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इंटरनेट से कर सकते हैं। ऑनलाइन हम टिकट बुक कर सकते हैं, टेलीफोन का बिल जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। पूरा रीड कर लीजिए, इसलिए रखा है मैंने। आप लोग सभी स्क्रीनशॉट लेके या इसको रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से पूरे पेज को। संचार एक अस्त्र है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। अब हम ये है कि ये किसके हाथ में है, ये अस्त्र, है ना। इससे हानि भी है और लाभ भी है। अगर कोई व्यक्ति इसका गलत उपयोग भी कर सकता है। कई बार लोग इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े अपराध भी कर देते हैं, और कभी ये बहुत अधिक प्रभावशाली और बहुत अधिक उपयोगी भी हो जाता है। तो मेन है कि इसका उपयोग कौन कर रहा है, किसके हाथ में है ये। और मान लो कोई दुरुपयोग कर रहा है तो ग्रहण इसको कितने लोग कर रहे हैं। और इसी के लिए जो है ना चौकीदार बनाए गए हैं, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के लिए, इनको नियंत्रण करने के लिए।
भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, सांप्रदायिकता जैसे बहुत से मामले हैं जो जनसंचार के माध्यम से उठाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया गया है। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, तहलका कांड, ऑपरेशन दुर्योधन, चक्रव्यूह, जिसने सत्ता को भी हिला दिया है, सत्ता के शिखर तक को हिला के रख दिया है। और जनसंचार माध्यमों के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं, है ना। अभी जो वीडियो गेम वगैरह चल रहे हैं बहुत सारे, पोकेमॉन वगैरह, उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं। इसी तरह से जैसे लोग नशा करके ना व्यसनी बन जाते हैं, इस तरह से कई बार लोग इंटरनेट में और गेम आदि के भी व्यसनी बन जाते हैं। उस नकली दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनको वही बहुत अच्छा लगने लगता है। गेम आदि जो हम देखते हैं, वीडियो गेम वगैरह, वो एक काल्पनिक दुनिया होती है, वो वास्तविक दुनिया नहीं होती है। और जैसे हम किसी व्यक्ति को नशा हो जाता है विभिन्न व्यसनों का, तो इंटरनेट और ये वीडियो गेम का भी लोगों को नशा होने लगा है अब। ये इसका दुरुपयोग है। इसी तरह से हिंसा, अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहन करना, ये सब भी सिनेमा और इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए हमारा ये काम है कि हम जनसंचार माध्यम का इस्तेमाल सही तरीके से सोच समझ कर करें। अब हम कई बार बहुत सी टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो बार बार वही वही देख करके उसके प्रति उसको खरीदने की इच्छा हो जाती है, या कोई न्यूज़ बार बार देखते हैं, या किसी सूचना को बार बार देखते हैं, तो दिमाग में वो उसका प्रभाव पड़ जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो टीवी और इंटरनेट के माध्यम से समाज में फैल गए और आंदोलन होने लगे उसके कारण। जो ये संचार का जो ये माध्यम है, जनसंचार, ये पूरे समाज को और राजनीति तक को बदलने की क्षमता रखता है। इस समय जो ये मीडिया है ना, जनसंचार माध्यम का जो मीडिया है, इसके जरिए लोगों को एक विशेष जीवन शैली में भी ढालने की कोशिश की गई है। जो अभी उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास हुआ है, इसमें सबसे अधिक जनसंचार माध्यमों की भूमिका है। विभिन्न फैशन, खान पान, रुचियां आदि लोगों की जो बदल रही हैं, और उपभोक्तावादी जीवन शैली का जो प्रभाव पड़ रहा है, वो जनसंचार माध्यमों के कारण ही हो रहा है। इसलिए हमको इसके प्रति सचेत होना चाहिए। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए, और जो भी जनसंचार के या संचार के जो भी माध्यम हैं, उनसे प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय सक्रिय तरीके से सोच विचार करके आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। अब लिपि से मुद्रण तक का सफर। पहले चित्रलिपि थी, धीरे धीरे आपकी भाषा बनी, और जो लिपि है इसका विकास हुआ। चित्रलिपि से शब्दलिपि, रीड कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए सभी बच्चे। संचार की एक बहुत बड़ी क्रांति है लिपि का आविष्कार होना।
फ़ोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पढ़िए। जिनके पास बुक नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम्म, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके भी पढ़ सकते हैं।